नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम जो कि आपके जुलाई में आयोजित होने वाला है, तो साथियों 2022 की इस परीक्षा के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 67 लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है। एक हमारे किसी भाई का कमेंट आया था कि सर आप 100 टेस्टों की बात कर रहे थे, आपने 66 टेस्ट के बाद में साइकोलॉजी की अलग ही टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। तो वो यूनिट वाइज है साथियों, यूनिट वाइज चालू की है, टॉपिक वाइज भी चालू करूँगा और ये 100 टेस्ट भी लूँगा। इसके साथ में आपके हिंदी के टेस्ट पूरे 100 लूँगा और उसमें भी यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज आपके आएगी इन दिनों में। खास तैयारी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे आप लेवल 2 से हो या लेवल 1 से हो, गारंटीड है साथियों पात्रता परीक्षा पास कराने की। तो देखो यहाँ पर मनोविज्ञान का पेपर नंबर 67 है। बस यूँ है कि 1 महीना पूर्ण रूप से यहाँ पर आप साथ दे दो हमारा, तो निश्चित रूप से 101% आपकी पात्रता परीक्षा पास होगी साथियों। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है, पूरे 30 प्रश्नों का टेस्ट है। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको लगातार अलग अलग चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी साथियों। तो पहला प्रश्न, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, यूनान भाषा से और जर्मन भाषा से। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए। एडोलसेंस जिसका अर्थ किशोर अवस्था से लिया जाता है साथियों, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थूल पेशीय कौशल है? सीढ़ियों पर चलना, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना, ब्लॉक बनाना और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए 2 प्रकार के पेशीय कौशल होते हैं, एक तो स्थूल पेशीय कौशल और एक सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो यहाँ पर देखो सीढ़ियों पर चलना ये सूक्ष्म नहीं है साथियों, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना और ब्लॉक बनाना तो ये दोनों सूक्ष्म है, लेकिन सीढ़ियों पर चलना स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, अर्थात परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार उपयुक्त लक्षण किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो साथियों जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। देखो संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें अमूर्त रूप से अनुप्रयोग नहीं कर सकते। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है, इसमें भी नहीं कर सकते। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, इसमें भी अमूर्त रूप से यहाँ पर चिंतन नहीं कर सकते साथियों। अधिक देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी और अंतिम अवस्था है, जिसमें किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है विकास के संदर्भ में? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुदिश है, विकास संशोधन युक्त नहीं होता है और मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जो कथन यहाँ पर विकास के बारे में असत्य है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। देखो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह बहुदिश भी होता है साथियों, लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि ये संशोधन युक्त नहीं होता है, तो जो कि गलत है क्योंकि विकास संशोधन युक्त होता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है, क्योंकि ये एक असत्य कथन है। मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी कथन सत्य है साथियों। तो तीसरा ही विकल्प असत्य है, इसलिए आपके चौथे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न है, प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है लगभग 40 सप्ताह, लगभग 41 सप्ताह, लगभग 39 सप्ताह और लगभग 42 सप्ताह। तो प्रसव पूर्व काल का मतलब किससे लिया जाता है? गर्भावस्था से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? गर्भावस्था से लिया जाता है। और साथियों नॉर्मली 40, 39, 41, 42 हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज मान रखा है
वो 40 सप्ताह मान रखा है कि प्रसव पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह होती है। 40 सप्ताह मतलब कितने दिन साथियों? 40 इंटू 7, 7 चौक 28, 280 दिन साथियों। दिन में आए तो 280 दिन आपको सही करना है। विकल्प 1 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6वां प्रश्न है, विकास के शिरः पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, सिर से मध्य की ओर होता है और मध्य से सिर की ओर होता है। तो विकास का एक सिद्धांत आता है शिरः पदाभिमुख सिद्धांत। साथियों ये सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से लेकर के किधर होता है? पैरों की ओर होता है साथियों। मतलब पहले सिर विकसित होता है और फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ ये बढ़ता जाता है नीचे की ओर। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 7वां प्रश्न, शुगधिशयता है, अवधान संबंधी विकार है, मनोगतिक संबंधी विकार है, एक प्रकार की विचलन है और आहार ग्रहण संबंधी विकार है। तो बताओ प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही है? शुगधिशयता का अर्थ किससे लिया जाता है साथियों? तो 7वें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। शुगधिशयता का अर्थ साथियों अवधान संबंधी विकार से नहीं लिया जाता है। देखो अवधान संबंधी विकार तो ADHD है। क्या है? ADHD, ये अवधान संबंधी विकार है। और जो शुगधिशयता है ये एक आहार ग्रहण संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। आहार मतलब भोजन से संबंधित है ये। तो 7वें प्रश्न में आपके 4था विकल्प सही है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, यदि दौड़ते समय बच्चा सड़क पर फिसल जाता है तो बालक सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है, यह कहलाएगा अहम केंद्रवाद, जीववाद, अंतः प्रज्ञात्मक विचार और अंतर्बोध विचार। तो साथियों दौड़ते हुए बालक क्या हो रहा है? सड़क पर गिर रहा है। अब यहाँ पर गिरने पर उसके चोट लगी तो रोने लग गए कि सड़क ने मुझे मारा, सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। मतलब वो सड़क को भी सजीव मान रहा है। तो इसको जीववाद की प्रवृत्ति या सजीव चिंतन की प्रवृत्ति इसको कहते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जीनोटाइप और फिनोटाइप यह किसके प्रकार है? तो यह गुणसूत्रों के प्रकार है, यह जीन के प्रकार है, यह शुक्राणुओं के प्रकार है या इनमें से सभी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में जो सही आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों ही किसके प्रकारों में आता है? जीन के प्रकारों में आता है साथियों। 9वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, तांत्रिक नहीं तंत्रिका लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो बताओ प्रश्न नंबर 10 में आपका कौन सा विकल्प सही है? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं साथियों? 10वें प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में साथियों। विकल्प 3 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह, समाचार पत्र। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारकों में नहीं आता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। तो बताइए 11वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? साथियों सामाजिकरण के महत्वपूर्ण कारकों में विद्यालय आता है, समूह आता है जिस समूह में बालक रहता है उसकी बात की जा रही है, माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य भी ये महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारक है साथियों। बच्चे का सामाजिकरण इन्हीं में रहकर होता है। तो ये तीनों चीजें तो महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों के अंतर्गत आती है, लेकिन जो समाचार पत्र है ये महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 11वें में चौथा विकल्प सही है साथियों। 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, गतिशील व क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय है और सभी कथन सत्य है। तो विकास के बारे में आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प सही लग रहा है साथियों? 12वें प्रश्न में बताइए राइट आंसर आपका क्या रहेगा।
देखो, विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है वहाँ तक विकास चलता रहता है गर्भावस्था से। गतिशील होता है और क्रमबद्ध रूप से होता है। हालांकि इसकी गति कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे कभी विकास तीव्र गति से हो रहा है तो कभी धीमी गति से, तो कभी सामान्य गति से। पूर्व कथनीय भी है, आप विकास के बारे में पूर्व कथन कर सकते हो, अर्थात विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है साथियों। तो मतलब तीनों ही विकल्प यहाँ पर विकास के बारे में सत्य है। तो मतलब यहाँ चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा कि सभी कथन सत्य है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 13। साथियों 13वां प्रश्न है, मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? जन संचार को, कार्य स्थल को, विचारधाराओं को और विद्यालय को। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। साथियों ये अलग अलग प्रकार होते हैं। व्यक्ति को जीवन का जो दायरा होता है उसके आधार पर ये चीज़ें निश्चित की जाती है। तो देखो यहाँ पर लघु मंडल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ विद्यालय आएगा। कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ विद्यालय ही है साथियों जो लघु मंडल के अंतर्गत सम्मिलित होगा। बाकी जनसंचार, विचारधारा और कार्यस्थल लघु मंडल में नहीं आएंगे। विकल्प फोर्थ आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। और कल जो आपके मेगा टेस्ट आ रहा है उस मेगा टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। एसएसटी के लिए विशेष है, पूरे 150 प्रश्न शानदार क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल ओरिजिनलिटी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पूर्णतः है। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहे हैं आपसे? साथियों प्रश्न नंबर 14 है, बच्चा वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है एवं वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम किस अवस्था में हो जाता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है? दो विकल्प आप यहाँ पे हटा सकते हो, मूर्त या अमूर्त, दोनों में से एक विकल्प आपका आंसर रहेगा, क्योंकि विभिन्न समूहों में चीज़ों को वर्गीकृत किया जा रहा है और उनकी मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया करने में भी सक्षम है। तो साथियों प्रत्यक्ष आप वहाँ पर वस्तुओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करके उनके बारे में सोचना, मतलब मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। तीसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अगर वस्तुएं सामने नहीं हैं तो फिर वो अमूर्त चिंतन के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 15वें प्रश्न को देखेंगे, 14वें में तीसरा ही विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या पूछ रहा है? प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है, अनुबंधन का विलोप कहलाता है, अनुबंधन का सामान्यीकरण कहलाता है, उद्दीपक का सामान्यीकरण कहलाता है और स्वतः पुनः प्राप्ति कहलाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियां हैं साथियों, इनको आपको याद रखना ही होगा। अगर याद नहीं है तो, और याद है तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका नॉलेज है। देखो 15वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा आपके? यहाँ पर अनुबंधन समाप्त हो चुका है, मतलब अनुबंधन का विलोप हो चुका है, लेकिन एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण हो रहा है तो उसको स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? स्वतः पुनः प्राप्ति। जब अनुबंधन समाप्त हो जाए और कुछ समय के बाद में वापस अनुबंधन आ जाए तो वो ही स्वतः पुनः प्राप्ति का उदाहरण है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। देखो अनुबंधन का विलोप तो यहीं पर हो रहा है, अनुबंधन की समाप्ति मतलब अनुबंधन का विलोप। अनुबंधन का सामान्यीकरण और उद्दीपक का सामान्यीकरण ये आपका आंसर नहीं है, स्वतः पुनः प्राप्ति आपका आंसर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 16 है, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। कर्मिक अधिगम, मानकीकरण, अधिगम अंतरण और सर्वेक्षण। तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? जो अनुक्रियाएं होती है उनको एक श्रृंखला, उनकी एक श्रृंखला को प्रस्तुति के क्रम में, जो अनुक्रियाएं हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है एक क्रम में, अगर हम उसको उसी क्रम में याद करते हैं तो साथियों उसको क्रमिक अधिगम के नाम से
जाना जाएगा। अधिगम अंतरण मतलब अधिगम का स्थानांतरण होता है, ये तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जिसमें तथ्यों के एक सेट से निष्कर्ष निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, तर्कना कहते हैं, काल्पनिक विचार कहते हैं या यादृच्छिकीकरण कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। साथियों यथार्थवादी मतलब वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया जिसमें तथ्यों का एक सेट है, उससे यदि आप निष्कर्ष निकालते हो तो उसको तर्कना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तर्कना कहा जाएगा। किसी भी चीज़ के प्रति जो हम तर्क देते हैं वो ऐसे होता है। तो 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है, अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उसके परिणामों द्वारा निर्धारित होती है? क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। यहाँ पर अधिगम का वह प्रकार पूछा है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब वह अनुक्रियाएं जो हम स्वयं की इच्छा से करते हैं वो कहलाती है ऐच्छिक अनुक्रियाएं। अब साथियों वह अनुक्रिया यदि परिणामों द्वारा निर्धारित हो तो उसको हम क्रिया प्रसूत अधिगम कहते हैं, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। साथियों देखो B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम में क्या किया था कि पहले अनुक्रिया करवाई थी। अब अनुक्रिया ऐच्छिक थी, वो चाहे चूहा लीवर दबाता या नहीं दबाता ये उसकी मर्जी थी, लेकिन लीवर दबाया उसको भोजन की प्राप्ति हुई, मतलब परिणाम क्या है? भोजन की प्राप्ति। तो साथियों भोजन की प्राप्ति से यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वह दोबारा लीवर जरूर दबाएगा साथियों, क्योंकि परिणामों से क्रियाएं निश्चित होती है। क्रियाएं भले ऐच्छिक हो लेकिन परिणामों द्वारा वो नियंत्रित होती है क्रिया प्रसूत अधिगम में। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म देता है को कहा जाता है? अभिप्रेरणा, उद्दीपक, आवश्यकता और इनमें से सभी। तो 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसका सही उत्तर होगा। देखो शरीर का आंतरिक असंतुलन मतलब हम आंतरिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, जो अंतर्नोद को जन्म दे साथियों उसको आवश्यकता कहा जाता है। अंतर्नोद मतलब परनोद होता है, अंतर्नोद, चालक, परनोद ये एक ही चीज़ है साथियों। तो ये आवश्यकता उसको कहा जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न पूछ रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको इसमें। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। स्मृति, सहायक संकेत, अभिप्रेरक, आदत और मॉडलिंग। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही उत्तर होगा साथियों। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि इस बार इससे पहले आरटेट का आपने पेपर देखा होगा साथियों, तो आरटेट के साइकोलॉजी के पेपर देखना पहले कि कितने शानदार और कठिन और हाई लेवल के पेपर थे साथियों, कितने शानदार प्रश्न थे। अब वापस यहाँ पर पात्रता परीक्षा है तो लगभग हो सकता है कि बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रश्न आपसे पूछे जाए साथियों, क्योंकि पात्रता में पास होना है, मेरिट तो नहीं लाना है, पास होना है, लेकिन पास होने के लिए भी पात्रता तो हासिल करनी पड़ेगी आपको। अब वो क्या सोचेंगे कि नॉर्मली सभी को तो पास करवाएंगे नहीं, लेकिन साथियों जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेगा वो ही इस चीज़ में पास हो पाएगा, इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लेके चलो साथियों। 20वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? यह एक सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया है और इसमें बालक दूसरों को देखता है, उसका अवलोकन करता है। जैसे कोई बालक के सामने कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है साथियों, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है या अन्य चीज़ ऐसी चीज़ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था, बालक उस चीज़ को तभी सीखेगा जब हम उसके सामने ये चीज़ करेंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो उस चीज़ को सीखेगा ही नहीं। तो साथियों ये मॉडलिंग है साथियों। विकल्प 4 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21वां प्रश्न देख लेंगे। अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन और नैतिकता।
तो साथियों अनुभव के कारण, तीन चीज़ें होती है, एक तो अनुभव के कारण, एक आपके अभ्यास के कारण और एक आपके प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है उसको अधिगम के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपके दो सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न है, जेम्स लेंगे का सिद्धांत संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, संवेग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है और बुद्धि से संबंधित है। तो जो जेम्स लेंगे का सिद्धांत है इनमें से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो 22वें प्रश्न में आपके जो राइट आंसर है, जेम्स लेंगे का सिद्धांत साथियों अभिप्रेरणा, अधिगम या बुद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि इनका सिद्धांत संवेगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेगों से। तो दूसरा विकल्प आपके 22 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है आपके, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा को आरंभ करने का कार्य किसने किया था? बिने ने किया था, टर्मन ने किया था, विलियम स्टर्न ने किया था और साइमन ने किया था। तो साथियों 23वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षाओं को आरंभ करने का कार्य साथियों अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। विकल्प एक आपके 23वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनले हॉल है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है और C.H. जड़ है। तो इनमें से आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है। साथियों 24वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है E.L. थॉर्नडाइक। दूसरा विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी, एमिल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशन एमिल। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके लेखक कौन है साथियों? थॉर्नडाइक है। इसीलिए थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकल्प एक आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, इसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट प्रदान करता है साथियों, मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। देखो 26वां प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द को साइकी प्लस लोगस में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? अरस्तु के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा और गेरिट के द्वारा। तो इनमें से देखो साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो शब्द है साथियों, इसको साइकी प्लस लोगस से ये बना है, लेकिन ये साइकी प्लस लोगस से बना है, इसको विभाजित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? गेरिट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये साइकोलॉजी के बारे में। फोर्थ विकल्प आपके 26 का सही उत्तर है। साइकोलॉजी को साइकी प्लस लोगस के रूप में गेरिट ने वर्गीकृत या विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न देखेंगे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1590 में हुआ, 1879 में हुआ, 1890 में हुआ और 1690 में हुआ। तो साथियों देखो यहाँ पर चार ही ये जो डेट है साइकोलॉजी से संबंधित है। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइकल के द्वारा किया गया था। तो विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28। मनोविज्ञान का भारत में आगमन कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ, 1904 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में। साथियों मनोविज्ञान का भारत में जब आगमन हुआ वो डेट आपको 28 में बतानी है। तो बताओ कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा। साथियों राइट आंसर देख लेते हैं 28 का। मनोविज्ञान का भारत में आगमन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था साथियों, कोलकाता विश्वविद्यालय में। तो फोर्थ विकल्प आपके 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वापस दोहरा रहा हूँ कि लाइक और शेयर जरूर करें, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए 29 मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न है। आदत एवं आत्म संप्रत्यय किसने विकसित किया? विलियम जेम्स ने, फ्रेंचनर ने, थॉर्नडाइक ने और विलियम वुंट ने। तो साथियों 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए,
कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 29 में सही उत्तर है? तो देखो, आदत व आत्मसंप्रत्यय विलियम जेम्स के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में विलियम जेम्स ने आदत एवं आत्मसंप्रत्यय विकसित किया था। विकल्प 129 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खुला है, आपके विचार आमंत्रित है साथियों। नेक्स्ट अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहूँ। यह परिभाषा किसकी है? ई वाटसन की, मैकडूगल की, स्किनर की और जेबी वाटसन की। तो 30वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है कि मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहूँ, मतलब पूर्णतः वातावरण पर बल दिया है जेबी वाटसन ने, और ये परिभाषा भी जेबी वाटसन की है साथियों। ई वाटसन की नहीं है, जेबी वाटसन की है। फोर्थ विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 67। अब आपके 33 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक दिन में 2-2 टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो आप साइकोलॉजी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।